हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी पूरी कर चुके होंगे। अब कल ही एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले चलिए हम एक समग्र रिवीजन कर लेते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का, जो कि आपको सीटेट पेपर 2 में काम आने वाला है एसएसटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि आप नए हमारे चैनल पे आए हुए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको इस पे मिलती रहती हैं और साथ में अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने 6th और 7th की जो वीडियो है वो पहले ही अपने जो है चैनल पे डाल दी है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और मैंने ईवीएस को भी कंप्लीट करा दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और सबका सब चैनल में प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 8th क्लास एनसीईआरटी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी। इसने सूरत, मसूलीपट्टनम, हुगली, पटना और कासिम बाजार में अपनी फैक्ट्रियां खोली थी। और इनका सबका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो इनका जो हेडक्वार्टर था वो था सेंट जॉर्ज, मद्रास में। आगे हम देखते हैं फ्रेंच कंपनी के बारे में। जो फ्रेंच कंपनी थी, इसने पूर्वी तट पे अपना जो मतलब कंपनी लगाया हुआ था वो था चंद्रनगर और बालासोर में। पश्चिमी तट पे माहे में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ रखा था, तो हेडक्वार्टर था इनका पुदुचेरी। हम देखते हैं 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बनते हैं। कब, तो 1740 में। बंगाल में हम देखते हैं कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में लगाई थी। और फोर्ट विलियम जो किला है उन्होंने यहाँ पे बनवाया हुआ था। 1696 में 3 गांवों की ज़मींदारी जो कि इनको मिली हुई थी, गोविंदपुरी, सुतानाती, कोलिकाता, इन्हें मिला करके कलकत्ता जो है उसका गठन किया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं 1760 में जब मीर कासिम नवाब बनते हैं तो उन्होंने बर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव की जो ज़मींदारी थी इनके पास थी। आगे देखते हैं सहायक संधि के बारे में दिया हुआ है। और ये जो सहायक संधि है ये किसके द्वारा स्टार्ट की जाती है, तो सहायक संधि को 1798 में बेलेजली के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और सबसे पहले सहायक संधि के हस्ताक्षरकर्ता जो थे वो थे हैदराबाद के निज़ाम। फिर 1801 में अवध भी इनकी सहायक संधि में शामिल हो जाता है। जो टीपू सुल्तान हैं उन्हें शेर ए मैसूर पदवी से जाना जाता है। 1782 में जो टीपू हैं वो सुल्तान बनते हैं। 1782 में दरअसल उनकी मृत्यु हो जाती है। जो दूसरा जो है चल रहा था आंग्ल मैसूर वॉर, उसमें उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है जिनका नाम था हैदर अली। तो जब हैदर अली की मृत्यु होती है 1782 में, तो उसके बाद फिर उस जो युद्ध है उसका नेतृत्व भी टीपू सुल्तान के द्वारा किया जाता है। और साथ में टीपू सुल्तान भी बन जाते हैं। 1849 में देखते हैं क्या होता है, तो 1849 में पंजाब का विलय हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी में। जो विलय की नीति है इसको देख लेते हैं। तो विलय नीति 1848 से 1856 के बीच चली थी। और इसको चलाने वाला कौन था, तो डलहौजी ने ये नीति अपनाई थी। इसे व्यापगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसी विलय नीति के तहत सबसे पहले ये लोग सतारा, देन संबलपुर, देन उदयपुर, देन नागपुर, देन झांसी को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। ये जो आप स्थायी बंदोबस्त देख रहे हैं 1793 में स्टार्ट किया गया था। इसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने में मिला लेते हैं। और हम देखते हैं जो स्थायी बंदोबस्त है इसको कार्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। साथ में इसे डूबते सूरज का कानून कहा जाता था। डूबते सूरज का कानून इसलिए कहा जाता था क्योंकि अगर किसी ज़मींदार को कोई ज़मींदारी मिली हुई है तो उसका जो भी टैक्स कलेक्शन करना था, अगर उसको पूरा का पूरा टैक्स कलेक्ट करके एक फिक्स टाइम पे सूरज ढलने के पहले उसे जमा नहीं कर देते थे, तो वो जो ज़मींदारी थी वो उनसे छिन जाती थी और किसी दूसरे को मिल जाती थी। इसी वजह से इसे डूबते सूरज का कानून कहा गया है। और ये कहाँ पे चल रहा था, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये स्थायी बंदोबस्त लागू था। हम देखते हैं एक डेविड रिकार्डो थे, इन्होंने एक बुक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और ये बुक कब लिखी थी, 1821 में। इसमें इन्होंने जो ज़मींदारों की आय थी उस पर टैक्स लगाने का समर्थन किया था। ये जो महालवाड़ी पद्धति थी ये कहाँ कहाँ लागू थी, तो पंजाब, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी में महालवाड़ी पद्धति लागू थी। आगे हम देखते हैं 1875 का दक्कन विद्रोह। तो ये जो 1875 में दक्कन विद्रोह हुआ था, इसका जो असर है महाराष्ट्र, पुणे और अहमदनगर में देखा गया। और ये किसके खिलाफ था, रैयतवाड़ी के खिलाफ था। लेकिन एक बात अच्छी थी कि ये अहिंसक विद्रोह था, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा शामिल नहीं थी।
फिर हम देखते हैं भारत में सबसे बड़ी संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो वो हो जाएगी भील जनजाति। और ये जो भील जनजाति है ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, तो ये आपको मिल जाएगी गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा एंड कर्नाटक। आगे हम देखते हैं ये जो दीकू शब्द है ये किसके लिए यूज होता था, तो आदिवासियों के द्वारा गैर आदिवासी सेठ और महाजन को दीकू शब्द से पुकारा जाता था। इधर हम गोंड के बारे में देखते हैं। ये जो गोंड जनजाति है गोंडवाना वाले क्षेत्र में निवास करती हैं। इसमें एक महिला थी राजमोहिनी, ये काफ़ी प्रसिद्ध थी। आगे देखते हैं कंध जनजाति कहाँ की है, उड़ीसा की। आगे है संथाल जनजाति जो कि छोटा नागपुर पठार में रहती है और ये रेशम के कीड़े पालने के लिए जानी जाती हैं। हम देखते हैं संथाल जनजाति की 2 महिलाएं हैं, राधा और हीरा। ये लोग मुंडा विद्रोह में काफ़ी सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई थी। जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी जनजाति है जिसने कोई आंदोलन था उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वैसे तो उसका होना चाहिए था संथाल, समझ आता है चूँकि ये देखिए इन लोगों ने विद्रोह किया था, लेकिन उसका जो आंसर था वो था कंध। तो आप इससे जाने रहिएगा, हो सकता है आगे फिर से पूछ लिया जाए। हम इधर देखते हैं आगे ताना भगत आंदोलन के बारे में। ये जो ताना भगत आंदोलन है ये इससे कौन कौन सी जनजातियाँ शामिल थी, तो उसमें आएगा संथाल, मुंडा। ये जो मुंडा जनजाति है ये बिहार से इसने पार्टिसिपेट किया था। और ये किसके खिलाफ हुआ था, तो जनजातियों ने कि संथाल और मुंडा जनजातियों ने उनकी जो ज़मींदारों के छीन लिए जा रहे थे, ज़मींदार जो है उनकी ज़मीन को छीन ले रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके ज़मीनों पे बहुत हस्तक्षेप कर रही थी, इसी वजह से ताना भगत आंदोलन हुआ था। आगे हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में खसिया जनजाति के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट में खसिया जनजाति पाई जाती है। एक और जनजाति है नॉर्थ ईस्ट में ही, नागा जनजाति, और ये जेलियांगरोंग आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इधर हम देखते हैं कहाँ तक, हाँ यहाँ तक देख लिए थे। अब नील दर्पण के बारे में देखते हैं। जो नील दर्पण है ये एक पुस्तक है और ये कब छपा था, 1860 में छपा था। इसके लेखक थे दीन बंधु मित्र और इस नील दर्पण का इंग्लिश में ट्रांसलेशन माइकल मधुसूदन के द्वारा किया गया था। आगे हम देखते हैं जो नील का कारखाना है विलियम सिम्पसन के टाइम पे लगता है। नील की खेती, जो बिहार में नील की खेती की जाती थी 2 तरह से की जाती थी, एक तो जीरात और दूसरा असामी बार। ये जीरात क्या है, तो जीरात ऐसी नील की खेती 2 तरीके से कराई जाती थी। जीरात के तहत जीरात के तहत जो नील की खेती कराई जाती थी उसको अंग्रेज अपनी देख रेख में कराते थे, और ये जो असामी बार थी इसमें नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था। हम देखते हैं स्लीपर क्या है, तो एक लकड़ी का तख्ता होता है और इसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। 1864 में वन विभाग की स्थापना 1864 में होती है। 1865 में वन अधिनियम लाया जाता है और 1878 में आरक्षित या संरक्षित वन अधिनियम लागू होता है। फिर हम मुंडा विद्रोह के बारे में थोड़ी बातचीत है उसको देख लेते हैं। जो मुंडा विद्रोह है, पहले तो हम देखते हैं जो भगवान बिरसा मुंडा हैं, इनका जन्म 15 नवंबर 1874 को हुआ था। कहाँ पे, चलकत क्षेत्र में, जो कि छोटा नागपुर के पठार में आता है। फिर हम देखते हैं इनके पिता का नाम था सुगना, माता का नाम था कदमी, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है चाईबासा जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। 1895 में सिंध बोगा कुल देवता से इनको प्रेरणा मिलती है और इन्होंने अपने आप को अवतार घोषित किया। किसने, तो बिरसा मुंडा ने। फिर हम देखते हैं 25 दिसंबर 1999 को इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना पहला आक्रमण किया और 2 जून सन 1900 की इनकी मृत्यु रांची जेल में होती है। किसके कारण, हैजा के कारण। 1902 में जो है एक घटना घटी है। 1902 में गुमला और 1905 में खूंटी अनुमंडल का गठन होता है। इधर हम देखते हैं आदिवासी किसानों की सुरक्षा के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लाया गया था। ये जो जेलियांगरोंग आंदोलन है ये कब हुआ था, 1920 में हुआ था। ये क्यों हुआ था इसको जान लेते हैं। तो जेलियांगरोंग आंदोलन जो है ये 1891 में मणिपुर के युवराज थे जिनका नाम था टिकेंद्र सिंह, इनको फांसी दे दी जाती है। इसी के बाद ये आंदोलन उभरता है और मणिपुर से जेमई, लियांगमेई, रांगमेई जनजातियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर आगे चल कर के ये जो जेलियांगरोंग आंदोलन है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ जाता है और इसी जेलियांगरोंग आंदोलन से जादो नांग की छोटी बहन थी गिंडालियों, रानी गिंडालियों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इसमें बहुत चर्चा में रही हैं।
ये इससे जुड़ी हुई थी। इन्होंने भूमिगत आंदोलन मतलब प्रारंभ किया। 29 अगस्त 1929 को जादो नांग को जब फांसी दे दी जाती है, उसी के बाद उनकी जो छोटी बहन रहती हैं गिंडालियो, रानी गिंडालियो, ये आंदोलन में सक्रिय होती हैं। फिर 1932 में आंदोलन मतलब ये इनके द्वारा 1932 तक आंदोलन जारी रखा जाता है। बाद में इन्हें जेल हो जाती है, तो उसके बाद फिर आंदोलन का क्या ही हुआ होगा। हम देखते हैं 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना होती है। व्यापार और उद्योगों से संबंधित कुछ बातचीत है, जैसे कि जो हमारे यहाँ सूती वस्त्र मिलते हैं, उन्हें पुर्तगाली भाषा में क्या कहा जाता है, तो उन्हें कैलिको कहा जाता है। फिर हम देखते हैं यूरोप जो है 1720 में यूरोप में कैलिको अधिनियम पारित किया जाता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के वस्त्र थे वो बहुत ही महीन, बारीक और आरामदायक रहते थे। इस वजह से यूरोप में उसे बहुत पसंद किया जाता था। तो सारे के सारे, जैसे आज हमारे यहाँ हर सामान चाइना का एकदम भरमार हुई है, तो हम लोग अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो कोई अधिनियम ला दे कि चाइना का हम कोई सामान ही नहीं खरीदेंगे, वो बात अलग है कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हमारा आधा का आधा घर ही खाली हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा सामान विदेशियों से ही, तो मतलब विदेशों से ही आ रहे हैं। तो वैसे ही उन लोगों ने हमारे सामान यानी भारत के सामान उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ना चलें, सारे सामान या कपड़े जो है वहाँ इतने ज़्यादा ना बिके। इसके साथ साथ एक और भी चीज़ थी कि वो जो कपड़े होते थे बहुत सॉफ्ट होते थे, और माना जाता है कि उससे क्या होता था कि जो महिलाएं कपड़े पहनती थी तो उनका जो शरीर है वो उससे दिखता रहता था, मतलब कि मोटे कपड़े नहीं थे, बहुत महीन थे, तो उनके यहाँ थोड़ा भ्रष्टाचार फैल रहा था। इस तरह ऐसा माना जाता है, क्या था क्या नहीं ये नहीं बता सकते। तो इसी वजह से हमारे यहाँ के कपड़ों का जो वो लोग आयात कर रहे थे उसमें कमी लाने के लिए कैलिको अधिनियम लाया जाता है 1720 में। हम देखते हैं सूरत और अहमदाबाद में पटोला साड़ियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकती थी। वर्तमान में भी पटोला साड़ी सूरत और सूरत और अहमदाबाद में बनती है, और उसे जो है प्राप्त हुआ है वर्तमान में जीआई टैग। हाँ, जीआई टैग मिला हुआ है पटोला साड़ी को। फिर हम आगे देखते हैं 1920 में क्या होता है, तो 1920 में जीडी बिरला जो कि भारतीय उद्योगपतियों का एक संघ बनाना चाहते थे, तो उन्होंने 1927 में फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना किए। और ये किससे संबंधित थी, तो ये व्यापारिक हित की संस्था थी। आगे हम देखते हैं मजदूरों को। ये जो मज़दूरों की संख्या है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा किस में मज़दूर थे, तो सबसे ज़्यादा सूत काटने में मज़दूर का काम था। उसके बाद दूसरे नंबर पे जूट उद्योग में मज़दूर थे। तीसरे नंबर पे कोयला उद्योग में हमारे यहाँ मज़दूर थे। और ये जो हेडक्वार्टर इसका कहाँ था, मुंबई में था। आगे हम देखते हैं 1923 के बाद कोयला खान में जो है दुर्घटना बीमा योजना आती है। और ये क्यों आती है, क्योंकि वह उस टाइम पे 1880 में जो मतलब एडिसन के द्वारा बल्ब का आविष्कार कर लिया जाता है। तो क्या होता है कि 1880 में बिजली का बल्ब आने से जो लोग लेबर का काम कर रहे थे उनके लिए तो एकदम आफत आ जाती है, क्योंकि काम के घंटे बहुत बढ़ जाते थे। पहले से ही वो लोग 10-12 घंटे काम करते थे, लेकिन मजबूरी थी कि रात में उन्हें काम बंद करना ही पड़ता था। लेकिन बिजली के बल्ब आ जाने से ये अंधेरे वाली मजबूरी ख़त्म हो जाती है, जिससे उनके काम के जो आवर्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से 1920 में मज़दूरों ने एक संघ बनाया AITUC नामक, जिसका नाम था, फुल नेम था ऑल इंडिया यूनियन मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना होती है, जिसके पहले अध्यक्ष थे VT रणदेव। तो इसी के बाद फिर 1923 में कोयला खान में दुर्घटना बीमा योजना आती है। हम देखते हैं कुछ इधर देखते हैं कि जो बारीक कपड़े थे हमारे यहाँ के, उन्हें यूरोप में सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था, तो मोसल नामक शहर में देखा गया था। जो अरब व्यापारी थे उनके पास। इसी वजह से चूंकि उन्हें मोसल में देखा गया तो उन कपड़ों को मसलिन नाम दिया गया। 1830 में मुक्त व्यापार की नीति इंग्लैंड में आती है। और ये मतलब कि 1813 में जो मुक्त व्यापार की नीति आती है, ये क्यों आती है कि पहले क्या था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में व्यापार करने के लिए आई थी, उसको पूरा का पूरा एकाधिकार प्राप्त था कि उसके अलावा कोई और कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं आएगी। तो 1813 का जो ये मुक्त व्यापार नीति है, जब ये लागू होती है तो उसके बाद अन्य जो कंपनियां हैं वो भी इधर आ जाती हैं व्यापार करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी चाय, चीन और अफीम, इन तीनों व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहता है। आगे देखते हैं
आगे क्या बातचीत की जा रही है, तो आगे हमसे 1857 के विद्रोह की बातचीत हो रही है। तो हम इसमें देखते हैं जो नाना साहब थे उनके सहयोगी थे तात्या तोपे और अहमदुल्लाह। जो फैजाबाद थे वो मौलवी अहमदुल्लाह शाह के नाम से, फैजाबाद में जो कि भी वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे मौलवी अहमदुल्लाह शाह इसका नेतृत्व कर रहे थे। 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ घोषणा पत्र आता है। चूँकि ये पूरा का पूरा वीडियो एक रिवीजन के पर्पज़ में है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि एक एक पॉइंट सारी स्टोरी बताते हुए चलेंगे। अगर ऐसा कुछ करेंगे ना तो ये वीडियो बनेगी 7, 8, 10 घंटे की, फिर हम यही करने भर के रह जाएंगे। आप इसको रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, पूरा देख भी नहीं पाएंगे। ये बिहार के बारे में कुछ स्पेशल बातचीत है, जो लोग BPSC देने वाले हों वो PPT में देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 1862 का टाइम है उसमें बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। और ये कहाँ मृत्यु होती है इनकी मृत्यु होती है रंगून में। फिर आगे देखते हैं शिक्षा व्यवस्था उस टाइम पे हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो किस तरह से थी। तो 1780 में या 81 में, 1780-81 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की जाती थी और मतलब की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या था, अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देना। आगे जो है 1791 में जोनाथन डंकन ने एक संस्कृत में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कब, 1791 में। फिर 1784 में एक और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से एक संस्था का गठन होता है, किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। और 1835 में आधुनिक शिक्षा अधिनियम भी आता है। इधर टैगोर ने जो शांति निकेतन है उसकी स्थापना कब की थी, 1901 में। जो विलियम एडम्स की रिपोर्ट है वो कब आती है, 1830 में आती है। और ये जो विलियम एडम्स हैं ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। जब ये विलियम एडम्स की रिपोर्ट आती है उसके बाद आधुनिक शिक्षा अधिनियम पारित होता है, तो उसके बाद हमारे यहाँ कई कॉलेज और स्कूल की स्थापना होती है। जैसे 1835 में पटना में कॉलेजियम हाई स्कूल की स्थापना हो गई, 1836 में आरा में, 1837 में भागलपुर, 1839 छपरा। इसी तरह से अन्य जो है स्कूल कॉलेजेस खुलते हैं। इधर हम देखते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा जो स्कूल खोले गए थे उनको, तो उसमें आ जाएगा 1880 दरभंगा नॉर्थ ब्रुक हाई स्कूल। और 1901 में समस्तीपुर वॉटसन हाई स्कूल की स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा की जाती है। इधर हम देखते हैं एक क्रिश्चियन स्कूल खुलता है पटना में जिसका नाम था सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल। और ये कब खुलता है, 1853 में। सेंट माइकल स्कूल भी 1854 में खुलता है। आगे हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लंगट सिंह कॉलेज के बारे में। इसको 1900 में BA की मान्यता मिलती है यहाँ पे। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे वो इतिहास के अध्यापक के रूप में कार्य किए थे। 1915 में अंग्रेज़ों ने इस पर अधिकार कर लिया और इसका नाम 1950 में बदल करके लंगट सिंह कॉलेज कर दिया गया। कुछ जाति व्यवस्था से लेकर के जो बातचीत थी उसको देख लेते हैं। जैसे कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें एक विशेष पार्टिकुलर एरिया में बहुत ही निम्न माना जाता है। तो उसमें देखते हैं कि जो बंगाल वाला रीजन था वहाँ पे चांडालों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। बिहार में डोम जाति को और दक्षिण बिहार में भुइया जाति को, साथ में महार जनजाति को महाराष्ट्र में बहुत ही निम्न जाति का माना जाता था। उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। आज भी ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे ये जाति व्यवस्था भी प्रचलन में है, उतने जोरों पे नहीं है लेकिन है। हम देखते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। तो जो ज्योतिबा फुले हैं इनका टाइम पीरियड है 1824 से 1824 से, ज्योतिबा फुले का टाइम पीरियड है 1824 से 1890। और इन्होंने मराठी पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था दीनबंधु। 1873 में इन्होंने एक पुस्तक निकाली जिसका नाम था गुलामी। और इसमें इन्होंने शूद्रों की जो दास्ता का वर्णन है वो अमेरिकी निग्रो के, जो अमेरिका में निग्रो जनजाति के लोग थे उनसे की है। हमारे यहाँ तो स्थिति फिर भी कुछ ठीक थी, जो बुरी स्थिति में अमेरिका के निग्रो लोग थे ना उसको तो पूछना ही मत। उपनिवेशवाद के ये विरोधी थे, राष्ट्रवाद की आलोचना करते थे और काश्तकारों की चाबुक के रूप में इनकी मतलब की आलोचना किया करते थे, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की। हम आगे देखते हैं वीर सेलिंगम के बारे में। ये जो वीर सेलिंगम है इनका टाइम पीरियड है 1848 से 1919। दक्षिण भारत के हैं, तेलुगु गद्य साहित्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं और ये विधवा विवाह, नारी शिक्षा और महिलाओं की मुक्ति के समर्थक थे। फिर हम नारायण गुरु के बारे में देखते हैं 1855 से 1928 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ये केरल में एझावा जाति में जन्म लेते हैं। किसके नाम से इनको जाना जाता है, नानू आसन के नाम से इन्हें फिर बाद में जाना गया। आगे हम देखते हैं कि
नारायण यानी कि जो नारायण गुरु हैं वो धर्म का परिपालन करने के लिए योगम की स्थापना करते हैं 1902 में। और इसका उद्देश्य क्या था? छुआछूत की समाप्ति, पूजा पाठ, विवाह, अंतिम संस्कार आदि का विरोध। जो हम लोगों के यहाँ तेरही होती है ना उत्तर भारत में, उन सब का विरोध करना इनका इनके धर्म जो योगक है उसका उद्देश्य था। फिर हम देखते हैं मंदिर प्रवेश आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया 1920 में। यह माधवन के नेतृत्व में गांधीवादी राष्ट्रवाद से प्रेरित होते हैं। फिर आगे ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में बताया जा रहा है। इन्हें पेरियार कहा जाता है। 1879 से 1973 इनका टाइम पीरियड है और इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन को स्टार्ट किया था। हम देखते हैं ये जाति व्यवस्था की आलोचना करते हैं, वेद पुराण को बिल्कुल मानते नहीं हैं, गीता रामायण मनुस्मृति में इनका कोई विश्वास नहीं है। इन्होंने 1924 में कांग्रेस दल से अलग होकर के अब फिर असहयोग आंदोलन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। आगे देखते हैं 1925 में इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया। 1933 में कुडी अरसू लेख लिखा। 1937 में जस्टिस पार्टी का नेतृत्व किया द्रविड़ कशगम नाम से। ये जो पार्टी थी उसका नाम था द्रविड़ कशगम। इन बाद में इनकी यहाँ जो विवाह है वो मनिया माई के साथ हो जाता है और फिर ये इन्हें मजबूरी में जो मतलब कि कशगम था यानी कि ये जो द्रविड़ मुनेत्र कशगम था इसको छोड़ना पड़ जाता है। इधर हम महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। जो है 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। उसके बाद 1916 में सर्वप्रथम अगर किसी गैदरिंग में इकट्ठा होते हैं तो वो टाइम रहता है 1916 और आगे फिर 1917 में चंपारण में विद्रोह मतलब चंपारण में आंदोलन, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद में हड़ताल में पार्टिसिपेट करते हैं और सफल होते हैं। फिर 1919 में महात्मा गांधी ने पहला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन में छुआछूत के विरुद्ध घोषणा पत्र कांग्रेस के द्वारा जारी करवाया और इसके बाद असहयोग आंदोलन के स्टार्ट होते हैं। फिर हम देखते हैं सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में। उसके बाद जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है शूद्रों को या मतलब कि जो फोर्थ मतलब कि जो शूद्र वगैरह थे या जो निम्न जाति के लोग माने जाते थे उन्हें जब सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है तो गांधी जी को ये मतलब गांधी जी से बहुत आहत होते हैं और चले जाते हैं अनवरत भूख हड़ताल पे। तो उसके बाद फिर पूना पैक्ट होता है 26 सितंबर 1932 में। ये इसमें 26 सितंबर दिया है, वैसे आपको डेट 24 सितंबर भी मिल जाएगी तो जो क्वेश्चन में मिलेगा वो देख लीजिएगा। पूर्ण समझौता होता है किसके मध्य? तो गांधी और अंबेडकर के मध्य होता है, लेकिन सवर्णों की तरफ से जो हस्ताक्षर किए थे वो मदन मोहन मालवीय जी किए थे। मदन मोहन मालवीय, गांधी जी इस पे हस्ताक्षर नहीं किए रहते हैं। फिर हम देखते हैं इसी के बाद जब ये पूना पैक्ट वगैरह हो जाता है तो गांधी जी ने 1933 में एक पत्रिका निकाली जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम था हरिजन। फिर आगे देखते हैं भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में। जो भीमराव रामजी अंबेडकर हैं इनका जन्म तो महाराष्ट्र में होता है, महार जाति में। इन्होंने जो कुछ काम किए हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे इन्होंने 1920 में एक आंदोलन किया और 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। 1927 में महादलित सत्याग्रह का आरंभ किया। 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की और 1950 में इन्होंने धर्म को परिवर्तित करके बौद्ध धर्म अपना लिया। आगे कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं जिन्होंने समाज को बदलने में योगदान दिया है। जैसे सावित्रीबाई फुले, इन्होंने बहुजन समाज की स्थापना की। 1828 में एक ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय के बाद केशव चंद्र सेन जो है इसमें आचार्य बनते हैं, लेकिन केशव चंद्र सेन जो है ये इन्होंने अपने बेटी अल्पवयस्क बेटी की जो शादी है कूच बिहार के राजा के साथ कर दी थी, अतः जो ये ब्रह्म समाज है उसमें फूट पड़ जाती है। फिर हम देखते हैं 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया। फिर प्रार्थना समाज के बारे में देखते हैं। जो प्रार्थना समाज है उससे जुड़े हुए हैं एम जी रनाडे इन्होंने, और इसके साथ साथ 1882 में पंडिता रमाबाई सरस्वती पश्चिम भारत में पहुंचती हैं और इन्होंने रनाडे की सहायता से एक आर्य महिला समाज का गठन किया। भारत महिला परिषद का गठन कब किया गया? जो भी मतलब कि प्रार्थना समाज के आसपास में ही किया गया और इसमें जो है कितनी महिलाएं थी? 200 महिलाएं थी। हम देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। 1820 से 1891 इनका समय काल है। इसमें क्या होता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मतलब इन्हीं के समय में डलहौजी ने 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून बनाया और साथ में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 भी आया, जिसमें
गर्ल्स यानी लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष रखी गई और बॉयज़ यानी कि मतलब जो लड़के हैं उनकी शादी की उम्र 18 वर्ष तय की गई। हम देखते हैं रमाबाई के बारे में। इन्होंने हायर क्लास वुमेन पर एक पुस्तक लिखी। हायर क्लास मतलब ऐसी महिलाएं जो संभ्रांत घरानों से आती थी, तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनका जीवन कितना कठिन है, इन सब के बारे में कोई अक्सर बातचीत नहीं करता, तो इन्होंने उस पर एक पुस्तक लिखी। आगे दयानंद सरस्वती के बारे में बताया जा रहा है। इनका टाइम पीरियड है 1824 से 1875। इन्होंने आर्य समाज का गठन किया। बाल विवाह के ये विरोधी थे और पुनर्विवाह के समर्थक थे। फिर हम स्वामी विवेकानंद के बारे में देखते हैं। जो स्वामी विवेकानंद हैं, इनका टाइम पीरियड 1863 से 1902। इन्होंने भी महिला उत्थान पर जोर दिया। 1893 में अमेरिका के शिकागो में इन्होंने भाषण दिया था। फिर हम सर सैयद अहमद खां के बारे में देखते हैं, और इनका जो समय है वो 1817 से 1898 है। और ये इन्होंने जो आंदोलन चलाया वो मतलब सामाजिक सुधार आंदोलन था। महिलाओं के उत्थान के क्रम में इन्होंने बहु विवाह, पर्दा प्रथा, तलाक को आधुनिकता के अनुसार संशोधन किया इसमें। फिर शेख अब्दुल्ला ने इनके जो प्रयास हैं उनको पूरा किया। महिला की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। मुमताज़ अली जैसे सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं को शिक्षा का भागीदार बताया। आगे हम देखते हैं नौरोजी फरदूनजी 1825 से 1917। इन्होंने पारसियों के उत्थान के लिए कार्य किए। नौरोजी फरदूनजी और दादा भाई नौरोजी, इन्होंने 1817 से 1885 के मध्य राप्त गुप्तार पत्रिका निकाली। स्त्री जरदोस्ती मंडल का गठन 36 साल तक सेरेनमाई एम कुरसेत इसके अध्यक्ष रहे। हम आगे देखते हैं। जो शेख अब्दुल्ला थे और उनकी पत्नी जो थी वाहिद, इन्होंने अलीगढ़ में कन्या विद्यालय खोला। बाद में यही कन्या विद्यालय अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। हम देखते हैं बेगम रुकैया हुसैन, इन्होंने कलकत्ता और पटना में गर्ल्स स्कूल खोले थे। डॉक्टर बीसी रॉय कौन है? तो डॉक्टर बीसी रॉय जो है वो पहले सीएम है बंगाल के। इनकी माँ थी अघोर कामिनी। बांकीपुर गर्ल्स स्कूल 1867 में इन्होंने स्टार्ट किया। जब ये स्कूल स्टार्ट हुआ था तब उसमें केवल 6 स्टूडेंट्स थे। फिर हम केशव चंद्र सेन के बारे में देखते हैं। ये सारे इम्पॉर्टेंट लोग हैं, इन्हें ज़रूर देख के जाना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम देना हो, ज़रूरी नहीं कि आप केवल सीटेट में ही देखें, आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। चलिए केशव चंद्र सेन के बारे में देखते हैं। 1866 में इन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्पेशल मैरिज बिल 1871 ड्राफ्ट पटना में लाया गया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया, जिसमें पुरुषों की जो शादी की उम्र थी वो बढ़ा के 18 साल की गई और महिलाओं की 16 साल तय की गई। हम आगे देखते हैं। शिशु हत्या का जो प्रचलन था वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ और साउथ वेस्ट में था। 1870 में इसे अवैध बनाया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या जो है अधिनियम लाया जाता है। वायसराय मेयो उस टाइम पे थे। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय महिला परिषद अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का जो है गठन होता है। 1861 में दहेज को भी अवैध बना दिया जाता है। हालांकि दहेज आज भी खूब जोर शोर पे चल रहा है। जो जितने बड़े पद पे है उसको उतने ही ज़्यादा लालच है, उसको उतना ही ज़्यादा बड़ा दहेज चाहिए। फिर हम देखते हैं एक अधिनियम आता है दहेज निषेध अधिनियम। ये कब आता है? तो 1961 में। आगे हम देखते हैं अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। मैंने सारे नोट्स खुद बनाए हैं, चैप्टर वाइज पढ़ के बनाए हैं। सारी के सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी से हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। हम देखते हैं जो मुंगेर भागलपुर है उसके उजड़ने की चर्चा आपको मिल जाएगी ईरानी यात्री अहमद बहानी के जो लेख हैं उससे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम का स्थापना इन लोगों ने करवाया। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की और मुंबई फोर्ट में जो स्थापना है मुंबई फोर्ट में की गई। एक ईरानी यात्री थे, इनका नाम खान शामा क्या है? तो भोजन लाने वाले लोगों, भोजन जो बनाते थे उस टाइम पे उन्हें खान शामा कहा जाता था। शाह जंगी का मकबरा और मौलाना चक्र मस्जिद ये कहाँ है? तो भागलपुर बिहार शरीफ में है। ये सारी चीज़ें बिहार से रिलेटेड हैं, जो भी बीपीएससी देने वाले हैं वो देख लें। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 के मध्य क्या घटनाक्रम हुए हैं।
शुरुआती जो राजनीतिक संगठन रहे हैं पहले उन्हें देखते हैं। जैसे 1851 से 1852 इस टाइम पे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बॉम्बे एसोसिएशन का गठन होता है। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा गोविंद रनाडे के द्वारा गठित होती है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में गठित होती है। 1878 नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में, और 1883 जो है वो अखिल भारतीय सम्मेलन सुरेंद्र नाथ के समय में, मतलब सुरेंद्र नाथ के द्वारा गठन इसका होता है। 1884 में मद्रास महाजन महासभा। आगे देखते हैं 1885 में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना होती है। और अंत में 26 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है A.O. ह्यूम के द्वारा। और ये जो A.O. ह्यूम थे ये आप मुझे बताइएगा कहाँ से आए हुए थे, स्कॉटलैंड या आयरलैंड या कोई और लैंड, जो भी होगा बताइएगा। आगे हम देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में। जो देसी भाषाओं के अखबार थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जो इल्बर्ट बिल विवाद है वो 1883 का है और ये रिपन से संबंधित है। तो चलिए आपको बताते हैं ये इल्बर्ट बिल विवाद क्या है। तो उस टाइम पे क्या था कि जो अंग्रेज हुआ करते थे उन्होंने अगर कोई क्राइम कर दिया है तो उसके मुकदमे केवल अंग्रेज जो जज है वही देख सकते थे। जो भारतीय जज हैं उनके अंडर में अंग्रेज़ों के मुकदमे नहीं आते थे। तो होता क्या है, जो ये इल्बर्ट बिल है इसके तहत अंग्रेज़ों के जो मुकदमे हैं उन्हें भारतीय जजों को सुनने के लिए मतलब कि सुनने की इजाज़त मिल गई थी। इसी वजह से जो अंग्रेज़ थे उनको लगता है कि ये तो हमारा बड़ा अपमान हो रहा है, हमारे फैसले ये भारतीय सुनेंगे, ये काले लोग, तो उन लोगों ने विद्रोह किया था। फिर हम देखते हैं 1905 में क्या होता है। 1905 में करजन मतलब बंगाल का विभाजन कर देता है। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वंदे मातरम गीत गाया गया जो कि स्वदेशी आंदोलन का नारा भी बन जाता है। स्वदेशी आंदोलन 1906 में स्टार्ट होता है बंगाल विभाजन के विरोध में। फिर हम देखते हैं 1915 में क्या हो रहा है। 1915 में हिंदू महासभा का गठन होता है। जो खुदीराम बोस हैं इन्होंने सर्वप्रथम बम का उपयोग किया था। कहाँ? 1908 में कैनेडी पर बम फेंका था 30 अप्रैल को। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है। फिर हम देखते हैं 1897 में जो रैंड है इनकी हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा कर दी जाती है। जो 3 कठिया पद्धति है उसका क्या मतलब था, तो उसका मतलब था 3/20वां भाग। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसमें कौन कौन सहयोगी रहे गांधी जी के, तो उसमें थे ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और JB कृपलानी। फिर आगे हम देखते हैं कि गांधी जी का जो मतलब कि आंदोलन रहा उसमें सबसे पहले आता है चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा। फिर हम देखते हैं 6 अप्रैल 1919 राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाता है। और किसके लिए, तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की जो गिरफ्तारी हुई रहती है उसी के खिलाफ ये राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाता है। हम देखते हैं जो खिलाफत है मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। 1920 में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पारित होता है और जो पारित होता है वो प्रस्तुत होता है चितरंजन दास ने इसको प्रस्तुत किया। दिसंबर 1920 की घटना है, नागपुर सेशन था, इसके अध्यक्ष थे C विजय राघवाचारी। फिर हम देखते हैं जलियांवाला बाग कांड जो है ये कब होता है, तो अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। और ये होता क्यों है, तो वही जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी को लेकर के लोग इकट्ठा हुए थे तो वहीं पे ये कांड होता है। और जब ये 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसके बाद कुछ घटनाक्रम हुआ, जैसे कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी ब्रिटिशर्स को। फिर गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि कैसरे हिंद की उपाधि ग्रहण की। आगे देखते हैं छोड़ा
तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड होता है उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, साथ में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को भी छोड़ दिया था। आगे देखते हैं, ब्रज किशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग में शामिल किया गया। मजहरुल हक, इन्होंने खैरूमिया की जमीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम स्थापित किया। इन्होंने असहयोग के प्रचार और एकता के लिए कौन सी पुस्तक लिखी है? तो दी मदरलैंड एक अखबार हम देखते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी तथा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को भी छोड़ दिया। ब्रज किशोर के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं, जो मजहरुल हक हैं, इन्होंने खैरूमिया की जमीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम स्थापित किया। इन्होंने असहयोग के प्रचार और एकता के लिए दी मदरलैंड अखबार कहाँ से निकाला था? दी मदरलैंड अखबार निकाला सदाकत आश्रम से। आगे देखते हैं, 22 दिसंबर 1921 को जो युवराज आते हैं प्रिंस वहाँ से, कहाँ से? ब्रिटिश से, यानी कि इंग्लैंड से। तो जब वो बिहार आते हैं तो यहाँ इनको देख करके लोगों ने बहुत हड़तालें की, दुनिया भर का इनका निकाला वगैरह किया गया। फिर हम देखते हैं 5 फरवरी 1922, ये जो 5 फरवरी 1922 है, यहाँ चौरी चौरा घटना हो जाती है 6 फरवरी को। फिर इसी वजह से, यानी कि इसी चौरी चौरा घटना की वजह से 6 फरवरी को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है और कांग्रेस का अधिवेशन उस टाइम पे गया में हुआ था। फिर हम देखते हैं इधर जो झंडा सत्याग्रह है 13 अप्रैल 1923 को, इसके लिए बातचीत थी कहाँ पे? नागपुर में। 1 मई 1923 को जमनालाल बजाज ने इसका मोर्चा संभाला। बिहार से नारायण सिंह, अवध बिहारी और व्यास हारदेव आदि इसमें शामिल थे और इन्हें 18 जून 1923 में कैद कर लिया जाता है। कुछ जो स्लिप ऑफ टंग है उसके लिए हम सॉरी, थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं। लगातार अगर वीडियो रिकॉर्ड करना होता है तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, उन्हें मैनेज कर लीजिएगा। PDF देखते रहिएगा और जल्दी से जल्दी पूरा बनाना भी है तो थोड़ा प्रेशर भी है, अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं। हाईएस्ट 20 से 25 घंटे के बाद आपको एग्ज़ाम में पहुंचना है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ था। 1923 में स्वराज दल का गठन होता है। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलॉजिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की थी? 1928 में की थी, दिल्ली में। आगे हम देखते हैं 26 जनवरी 1930 में लाहौर में, जो कि रावी नदी के तट पर है, वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे बिहार का जो बैकुंठ शुक्ल थे, बिहार के बैकुंठ शुक्ल, इन्होंने 17 नवंबर 1932 को फणींद्रनाथ को निपटा दिया था। और क्यों मारा था? क्योंकि इसी फणींद्रनाथ की वजह से, इसने जो गवाही दी थी उसी गवाही की वजह से सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को फांसी हुई थी। हालांकि 14 मई 1934 को बैकुंठ को भी फांसी मिल जाती है। ये शून्यकाल दरअसल उसका है, हमारा पॉलिटी का सेशन है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे जो चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक है वो है बैम्बू आर्ट। कंदरिया महादेव मंदिर का किसने बनवाया था? धंगदेव ने। द स्पिरिट ऑफ लॉज बुक किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा इन्हें। रियो समिट हो गया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये आपसे ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है। और ये एडल ग्यू हुरुन इंडिया परोपकार की सूची, दरअसल ये सारी चीज़ें ना थोड़ा इंपॉर्टेंट थे, कहीं क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने उन्हें को रख लिया है। आप इन्हें चाहें तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मत पढ़िएगा। अब जैसे बादशाहनामा है, ये पूछा जा सकता है आपसे भी, क्योंकि ये अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक है। और ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ये 1909 का नहीं है, ये है 1919 का। 1919 का है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1919 है वो कुछ और है, उसको जो है 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम बोला जाता है, मेरे ख्याल से मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। और ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है ये 1919 का है। इसके तहत भारत में द्विसंसदीय केंद्रीय
मतलब केंद्रीय विधानसभा का गठन किया जाता है। विश्व का जो हाईएस्ट ज्वारभाटा है वो गल्फ ऑफ फंडी में आता है, यानी फंडी की खाड़ी में। आगे एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार प्रशांत कुमार शाही। ये सारी चीज़ें दरअसल बीपीएससी में पूछी गई थी, मुझे इंपॉर्टेंट लगी, कहीं और भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने नोट करके रख लिया है। आगे हम देखते हैं जो खिलाफत दिवस है वो कब मनाया गया। तो खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। और इस जो खिलाफत कमेटी थी इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी बनते हैं। फिर हम देखते हैं इधर ऊधम सिंह, जो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो ऊधम सिंह था उसको जनरल डायर उसका नाम था, उसको 1940 में ऊधम सिंह ने गोली मारी थी। और कहाँ गोली मारी थी? तो ब्रिटेन में जा कर के उसके घर में घुस के मारा था। फिर हम देखते हैं ये भी दरअसल बिहार स्पेशल से है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं 1930 की जो घटना है उसको। 1930 में जो दांडी मार्च होता है, दरअसल इसे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, नमक विद्रोह, नमक आंदोलन, कुछ भी कहिए। तो चलिए देखते हैं ये जो नमक आंदोलन है ये कब स्टार्ट होता है। तो ये 1930 में स्टार्ट होता है, 12 मार्च 1930। 78 लोग थे, मतलब 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं। 240 मील यात्रा पैदल तय करते हैं। इसका जो एंड है, यानी ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है। 1937 में चुनाव होते हैं, प्रांतीय चुनाव। उसमें कांग्रेस को 11 सरकारों में से 7 जगह कांग्रेस ने अपनी सीटें जीत ली थी। 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। 1939 में जो है कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल है उसने इस्तीफ़ा दे दिया था। क्यों इस्तीफ़ा दे दिया? क्योंकि 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार होना था उसमें बिना किसी इंडियन, मतलब कोई भी इंडियन से पूछे बिना उन्हें युद्ध में धकेल दिया जाता है कि जो भारत है वो ब्रिटिश को सपोर्ट करेगा। तो इस वजह से इन लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर हम देखते हैं जुलाई 1943 में जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है। और इसमें जो है जो इनके सैनिक रहते हैं शाहनवाज, ढिल्लन, सहगल, इन पर मुकदमा चलाया जाता है। इनके जो मुकदमे चलते हैं उनके बचाव में भोलाभाई देसाई, डॉक्टर काटजू, डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू, इन लोगों ने निःशुल्क मुकदमा लड़ा था। फिर आगे देखते हैं, आगे है आज़ाद दस्ता। जो आज़ाद दस्ता है वो जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्टार्ट किया था। योजना आयोग का 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। फिर जो योजना आयोग है वो हमारे भारत देश की आज़ादी के बाद बनता है 1950 में। आप मुझे बताइएगा कि जो योजना आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे। फिर 1949 में मीराबेन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ स्टेटमेंट बोला है। जैसे उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमें कुछ देर तक तो फ़ायदा पहुंचा सकती है, किंतु अंततः ये हमें नुकसान ही पहुंचाती है। फिर हम आज़ाद भारत के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो जो आज़ाद भारत है उसके में कुछ घटनाक्रम हुआ। जैसे हम इधर पहले देखते हैं 1974, तो भारत देश ने पोखरण में जो है अपना पहला परमाणु परीक्षण किया स्माइलिंग बुद्धा नाम से 1974 में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। दूसरा जो इन्होंने अपना परीक्षण किया पोखरण 2 1998 ऑपरेशन शक्ति के नाम से। और आगे है टीटी कृष्णामाचारी। इन्होंने जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो बातचीत चल रही थी कि हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करेंगे, लेकिन दक्षिण से बहुत ज़्यादा विद्रोह, मतलब कि विरोध हो रहा था हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। तो फिर क्या होता है कि उसी के टाइम पे कृष्णामाचारी, जो टीटी कृष्णामाचारी हैं, इन्होंने कहा था कि अगर हिंदी को थोपा जाएगा तो भारत से बहुत सारे लोग अलग हो जाएंगे, बहुत सारे जो राज्य हैं वो कट जाएंगे, विद्रोह होगा। अब जैसे मतलब एक भाषा को लेकर के ही जो है सबसे ज़्यादा परेशानी बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुई थी। तो देखिए एक अलग ही जो है देश बन गया है बांग्लादेश, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो आप जहाँ पे बहुत तरह की भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं वहाँ किसी एक भाषा को किसी पर थोप नहीं सकते हैं, और अगर आप किसी एक भाषा को अन्य भाषाई लोगों पर थोपेंगे तो वहाँ विद्रोह होना जायज़ है। फिर हम देखते हैं कुछ और घटनाक्रम। जैसे 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है। और उसके बाद 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, यानी कि उनकी हत्या हो जाती है। डेथ क्या होती है? और बाबरी मस्जिद तो विध्वंस है वो 1982 की घटना है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में हस्ताक्षर किसने किया है? तो राजेंद्र प्रसाद ने। जो हमारा संविधान बना था उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं।
चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें भी देख लेते हैं, जब देख ही रहे हैं तो काहे कुछ छूट जाए। हम देखते हैं कि जो वज्जी है उसकी राजधानी थी वैशाली, बिहार में। वज्जी संघ का जो वर्णन है वो दीर्घ निकाय में मिलता है, जिसकी रचना 2300 साल पहले हुई थी। 2500 साल पहले एथेंस में प्रजातंत्र था, वहाँ पे 40 बार सभा ने 40 बार सभा ने मतलब कि अपना पार्टिसिपेशन किया है। एक साल में ये लोगों का चुनाव हुआ करता था, स्त्रियों को लेकिन वहाँ पे नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं था। फिर हम बौद्ध और जैन धर्म के बारे में कुछ बातचीत है उसको देख लेते हैं। जैसे षट दर्शन के बारे में पहले देखते हैं, फिर बौद्ध धर्म के बारे में या जैन धर्म के बारे में देखेंगे। तो जो हिंदू धर्म में षट दर्शन है उनके बारे में देखते हैं। तो जो 6 दर्शन है वो है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और इनके जो प्रवर्तक हैं वैशेषिक के हैं कणाद, न्याय के हैं गौतम ऋषि, सांख्य के हैं कपिल मुनि और योग दर्शन के तो पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के ऋषि व्यास हैं। ये जो सत्यकाम जाबाल हैं ये दासी पुत्र थे सत्यकाम जाबाल, उसमें सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैंने वहीं से लिया हुआ है। पूछा जा सकता है कि सत्यपाल जाबाल कोई राजा थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एक दासी के पुत्र थे और मतलब एक प्रसिद्ध विचारक थे अपने टाइम पे। सॉरी। फिर जैन धर्म के बारे में पहले देख लेते हैं। तो जो जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिन्हें वर्धमान मतलब उनका प्रारंभिक नाम था वर्धमान, बाद में जब इन्हें ज्ञान हुआ तो ये महावीर स्वामी कहलाए। ये लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। वर्तमान में जो उपलब्ध जैन शिक्षाएं हैं 1500 साल पहले गुजरात यानी वल्लभी में लिखी गई थी। बौद्ध धर्म में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि वैसे तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसमें बहुत कुछ पढ़ने लायक है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अब ये तो नहीं पूछेंगे ना आपसे कि उनका जन्म कब या कहाँ हुआ था, और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने प्रीवियस वाले वीडियोज़ में कवर कराई हुई हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। 2-3 घंटे अगर दे देंगे उससे आपके कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो ये जो बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म में जो विनय पिटक है वो उसमें क्या है, तो उसमें भिक्षुओं के रहने के नियम बताए गए हैं। जो कार्ले गुफा है वो महाराष्ट्र में है और ये पहाड़ी को काट करके बनाई गई है। जो विहार आप देख रहे हैं ये पश्चिम भारत में पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए थे। दरअसल बिहार वो राज्य नहीं, बिहार होता है जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु थे वो रहा करते थे, मतलब अपना आराम वगैरह जहाँ करते थे उन्हें बिहार कहा जाता था। एक नोट में दिया हुआ था, मैंने लिख लिया है। जैसे जो जरथुस्त्र है वो ईरानी पैगंबर थे और इन्होंने जिंदावेस्ता का संकलन किया था। इनका जो शिक्षा सूत्र है वो आता है सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य। वैसे तो सबके यही होते हैं, पर इनका है तो मान लीजिए। जो जरथुस्त्र हैं इनके जो कुछ मतलब पालन थे, या ये कहते हैं इनके कुछ चेले जो हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय प्रदेशों में आपको मिल जाएंगे। फिर हम बिहार देख ही लिए, आगे इधर देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो सबसे पहले हम अशोक के बारे में देख रहे हैं या फिर मौर्य वंश के बारे में देखते हैं। जो मौर्य वंश है इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 2300 साल पहले। और चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, मतलब कि चंद्रगुप्त के बेटे हुए बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। इनकी राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। जो तक्षशिला है इसको मैंने इसके पहले भी बताया था, लेकिन फिर बता दे रही हूँ कि जो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में लोगों के आने जाने का मार्ग जो था उसके बीच में पड़ा करता था तक्षशिला, और वर्तमान में पाकिस्तान में है। जो उज्जैन है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रास्ते में पड़ता है। फिर भारत के बाहर अशोक के कुछ अभिलेख मिले हैं, जैसे मानसेहरा, सहबादगढ़ी, लंपक और कंधार। ज़्यादातर जो अशोक के अभिलेख हैं वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उत्तर पश्चिम में जो उत्तर पश्चिम वाला इलाका था वो कंबलों के लिए विख्यात था, जबकि जो दक्षिण भारत वाला इलाका है वो सोना के लिए प्रसिद्ध था। वो स्लीपिंग वाला सोना नहीं, गोल्ड। वर्तमान में भी अपने भारत देश में दक्षिण भारत में ही कोयले की खान है, जिससे हम लोग कहते हैं कर्नाटक की कोयले, मतलब कोयले की खान। उसी कोयले की खान पे एक मूवी बनी हुई है KGF, जिसे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना देखा हो, मतलब बहुत हिट हुई थी मूवी, बहुत सारे लोगों ने देखा था। ये अलग बात है कि हमारे जैसे नमूने नहीं देखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अशोक जो है वो धर्म प्रचार के लिए अपने दूत भेजे थे सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में। फिर हम देखते हैं जो पोडुका है वो कहाँ है, दक्षिण भारत में है। और एक पुस्तक है द टाइम्स एटलस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जाफरे बाराक्लो ने लिखा था 1986 में न्यू जर्सी में। फिर
ये जो वलय कूप है ये कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में, इसका जो वलय कूप है वो आपको दिल्ली में मिल जाएगा या दिल्ली में मिला हुआ है। ये क्या था, तो ये गुसल खाना था, नाली कूड़ादान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जो बेरी गाजा शब्द है ये भरूच का यूनानी नाम था। जो मथुरा है वो कुषाणों की राजधानी थी। फिर जो श्रोणी है या जो श्रेणी है वो शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ था। बैंकों मतलब बैंकर की तरह ये लोग काम किया करते थे। जो अरिकामेड्डू है ये पुदुचेरी में एक पत्तन है, मतलब पत्तन हुआ करता था। भूमध्य सागरीय क्षेत्र एफोरा जैसे पात्र यहाँ से मिल जाते हैं। इरेटाइन जैसे मुहर लगे हुए लाल चमकदार बर्तन के साक्ष्य यहाँ पे आपको मिलेंगे। फिर रोम का जो इम्पोर्टेंट एक शासक है जिसका नाम है अगस्टस, इसने कहा कि जो रोम है वो ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। और हम देखते हैं आगे, जो काली मिर्च है उसको रोमन में क्या कहा जाता था, काला सोना कहा जाता था। कावेरी का जो मैदान था सबसे उपजाऊ मैदान था। संगम कविताओं में जो मूवेंदार हैं वो 3 मुखियाओं को कहा गया, जिसमें आते हैं चोल, चेर और पांड्य। चोलों का एक बहुत ही फेमस पत्तन था जिसका नाम है कावेरी पट्टनम या पुहार। चोलों की तो छोड़िए, पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। आगे देखते हैं रेशम बनाने की जो तकनीक है सर्वप्रथम कहाँ पे आई, तो ये चीन। आज भी चीन देखिए हर जगह अलग अलग चीज़ें करता रहता है। कुषाणों का केंद्र पेशावर, मथुरा, तक्षशिला। सबसे पहले सोने के सिक्के भी इन्हीं लोगों ने जारी किए। कनिष्क के दरबार में उनके एक दरबारी रहते थे अश्वघोष, इनकी रचना है बुद्ध चरित। चीनी बौद्ध यात्री थे फाशियान, और ये जो फाशियन है ये 1600 साल पहले भारत आए थे। जो श्वेनसांग हैं ये 1400 साल पहले भारत आए। इन्होंने पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी में अनुवाद किया है। चीनी मतलब चीनी की जो लैंग्वेज है उसमें अनुवाद किया है। वर्तमान में जो चीन की लैंग्वेज है उसको कहते हैं मैंडरिन। और ये जो है हर्ष के दरबार में भी थोड़ा टाइम स्पेंड किए थे। फिर आगे देखते हैं जो इत्सिंग हैं ये 1350 साल पहले आए थे। वराह जो विष्णु की मूर्ति है कहाँ से मिली है, एरन मध्य प्रदेश से। भक्ति के बारे में देख लेते हैं। जो भक्ति है वो भज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित या हिस्सेदारी करना। तो ईसा मसीह का जो जन्म है वो बेथलेहम में हुआ था। केरल में ईसाई जो है, जो लोग केरल में जो ईसाई हैं उन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है। और आर्यावर्त के बारे में कुछ बताया गया है कि कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा ये सारे चीज़ जो है यह समुद्रगुप्त का शासन था। जो विक्रम संवत है वो 58 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा स्टार्ट किया गया था शकों की जीत के उपलक्ष्य में। हर्ष जो है वो थानेश्वर के राजा थे। हरिश्चेन इनके जो है राज दरबारी थे। इन्होंने महादंडनायक, कुमारामात और संधि विग्रहिक बनाया हुआ था। हरिश्चेन को जो नगर श्रेष्ठी थे वो बैंकर की तरह काम करते थे। जो सार्थवाह है ये शब्द व्यापारियों के काफिले के नेता के लिए उपयोग होता था, जबकि जो प्रथम कुलिक शब्द है शिल्पकार के लिए, और कायस्थ शब्द लिपिकों के प्रधान के लिए यूज होता था। पल्लवों के बारे में कुछ बातचीत की गई है। जैसे जो पल्लवों की सभा थी उसको क्या कहा जाता था, तो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन पल्लवों के शासनकाल में सभा कहलाती थी। नगरम व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था। जो मेहरौली स्तंभ है दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में है। चंद्र शासक के नाम का जिक्र, चंद्र शासक का जिक्र मिलता है जिन्हें चंद्रगुप्त के नाम से हम लोग पहचान लगाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं जो महाबलीपुरम है वो एकास्मक मंदिर है। एकास्मक मंदिर मतलब होता है एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए हैं, अलग अलग पत्थरों का उपयोग नहीं किया गया है। जो कागज़ है सर्वप्रथम चीन में लून नामक एक व्यक्ति ने 1900 साल पहले इसका आविष्कार किया था। सिकंदर का आक्रमण 327 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं 321 ईसा पूर्व में। आगे हम देखते हैं अशोक का शासन रहता है 272 से 268 ईसा पूर्व में। संगम साहित्य जो है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य में लिखे जाते हैं। और ये जो अशोक का शासन है ना ये 272 या 268 से 231 ईसा पूर्व के मध्य रहता है। हम देखते हैं कनिष्क का शासन 78 से 100 ईस्वी के मध्य चलता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब होती है, तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 में हो जाती है। और जो बल्लभी में जैन परिषद है ये 512 से 521 ईस्वी के मध्य हुई थी। आगे देखते हैं जो हर्ष का शासन है ये 606 से 647 ईस्वी तक रहा। जो कांवर झील है ये बेगूसराय में है और इसको भी मतलब कि वहाँ पे रामसर का दर्जा मिला हुआ है। फिर इधर देखते हैं जो श्वेनसांग हैं ये भारत आते हैं 630 से 643 ईस्वी के मध्य। और जो पुलकेशिन द्वितीय हैं वो 609 से 642 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। तो ये रहे पूरी एनसीईआरटी जो 6 to 8 में पूछी जा सकती है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, इसको एंजॉय किया होगा। तो चलिए अब कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अपना बेहतर करके आइएगा। फिर मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।